हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम स्थिर विद्युत का एक नया लेक्चर सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम स्थिर विद्युत का टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें अपने भौतिक राशियां थी उनको कवर करने की कोशिश की थी। अब ये अपन सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें अपन भौतिक राशियां के बाद स्थिर विद्युत का टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। यह टॉपिक इस प्रकार से हम लोगों ने बनाया है कि इसमें एक क्रिस कोर्स की तरह आप क्रिस कोर्स की तरह भी ले सकते हो, तथा ये एक फुल क्रिस कोर्स भी मान सकते हो, क्योंकि हमने इसमें स्थिर विद्युत की है उसके सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। इस लेक्चर सीरीज में हम प्रत्येक चीज को अच्छी तरह डिफाइन किया है, कलरफुल इमेजेस का उपयोग किया है, तथा हैंड रिटन नोट्स बनाए हमने, तथा उसी हैंड रिटन नोट्स को हम आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। वही हैंड रिटन नोट्स हैं जो अपने को पीछे की स्लाइड के ऊपर दिख रही हैं, वही हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, जो कई बुकों के कलेक्शन के बाद तैयार किया गया है। इस लेक्चर को अब एक बार देख लेंगे तो इसके बाद जो स्थिर विद्युत की नामक टॉपिक है इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इसे 80 से 90% इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम पूर्ण रूप से कवर कर पाएंगे। इसमें हम एक वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, इसके बाद जो इसका अगला पार्ट लेके आएंगे हम उसमें इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करवाने वाले हैं, जिससे आपके इन क्वेश्चन ये जो पढ़ा है अपने तो उसको आसानी से रिवीजन कर पाए। तो हम इसी प्रकार देखते हुए हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, जो इसमें से हर एग्जाम के अंदर 80 से 90% कवर करने की कोशिश करेगा। तो हम इस प्रकार आगे चलते हैं। तो इसमें अपन ने इसको स्थिर विद्युत की को कवर करने से पहले हमने स्थिर विद्युत की को कवर करने से पहले हम एक ही परमाणु संरचना पढ़ना अति आवश्यक है। परमाणु संरचना का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। परमाणु संरचना के लिए की हम अध्ययन करेंगे। परमाणु की बात करते हैं। परमाणु यह एक सबसे छोटा एवं सूक्ष्म कण होता है। यह एक रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तथा इसमें केंद्र में नाभिक होता है। तथा नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। इसमें जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। जो प्रोटॉन है ये देखिए आप, ये नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा, और इसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा। अब इसमें प्रोटॉन की बात कर पा रहे हैं अपन, तो प्रोटॉन पर इसमें धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, जो हमने इस लेक्चर में बताया है तीनों। तो प्रोटॉन में क्या होगा? पॉजिटिव आवेश होगा। न्यूट्रॉन में क्या होगा? कोई आवेश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? नेगेटिव आवेश होगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं, जो इसमें अपने परिभाषा दी है उसको पढ़ते हैं अपन। परमाणु, इसमें जो दी है, परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, परंतु इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते, तथा मुख्यतः 3 मूल कणों में है, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मिलकर बने रहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, आवेशों की संख्या विपरीत होती है, इसके कारण उदासीन होता है। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं। जो एटॉमिक संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये संरचना दे रखी है, ये एक नीचे एटॉमिक संरचना दे रखी है। इस प्रकार से अब इनकी खोज की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन और तीनों की अलग अलग खोज करता है। अभी प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं और
न्यूट्रॉन्स हैं तथा प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं अपन विद्युत की बात करते हैं अपन। इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत की बात करते हैं। पदार्थ, अब स्थिर विद्युत की बात करते हैं। हम किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आवेशों के अंदर एक घर्षण बल पैदा होता है। घर्षण बल पैदा होता है तो उसमें आवेश एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन, जो एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे अपन, तो इसमें क्या होता है कि जो बैलून्स होता है उसको अपन बालों पे रगड़ेंगे तो बालों पे रगड़ने के बाद जो बालों में आवेश होएगा वो जो गुब्बारे में आवेश होगा जो एक दूसरे की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे तथा बालों के अंदर धनावेश तथा गुब्बारे के ऊपर ऋणावेश होता है जो एक दूसरे की ओर स्थानांतरित आसानी से हो जाएंगे। अब पदार्थों में परस्पर रगड़ने पर उस आवेश की मात्रा संचित रहती है। ये देखिए, पदार्थों में रगड़ने पर आवेश मात्रा संचित रहती है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं, जो परस्पर स्थिर रहता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं का बना हुआ होते हैं, प्रत्येक पदार्थ परमाणु का या एटमॉस का बना होता है। अब इन तीनों की देखे अब आवेश की बात करते हैं। प्रोटॉन दे रखा आपने को, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं अपन। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव तथा धनावेशित होता है तथा ये पॉजिटिव चार्जेस है तथा इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम आवेश होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोटॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश होता है तथा इसमें आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें जीरो आवेश होता है तथा समान आवेश वाले कण होते हैं। जो समान आवेश वाले कण होते हैं, जो देखिए समान आवेश वाले कण की बात कर रहे हैं अपन, तो जैसे समान आवेश वाले कण होते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव जो रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, या नेगेटिव रहेगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों ही असमान आवेश होने पर वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर आवेश दोनों ही समान नहीं है तो वह एक दूसरे को और आकर्षित करेंगे। असमान होंगे, दोनों असमान हो जाएंगे। मान लीजिए आवेश प्लस और नेगेटिव है तो वह दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर प्लस प्लस होगा तो वह एक दूसरे को विकर्षित करेंगे या विकर्षण करेंगे। अब देखिए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अपने दो वस्तुएं दे रखी हैं, ए वस्तु दे रखी है, बी वस्तु दे रखी है। अब इसमें देखिए 3 पॉजिटिव आवेश इधर है और नेगेटिव आवेश इधर दे रखा है, वो इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब यहाँ से देखिए आप एक नेगेटिव आवेश है जो यहाँ से निकलकर ए वस्तु की ओर स्थानांतरित हो रहा है। ए वस्तु की ओर स्थानांतरित होगा तो इसमें जो ए वस्तु है वो ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि बी से ए ने एक इलेक्ट्रॉन आवेश ले लिया तो इससे क्या हुआ, जो ए वस्तु है उसमें ऋणावेशित हो गई, और जो बी वस्तु है जिसने उन्होंने दान किया है या जिन्होंने दिया है तो वह क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि जो वस्तुएं होती हैं जो शुरू में वह एक उदासीन अवस्था में होती हैं। जब दो वस्तुओं को अपन पास मिलाते हैं तो वह क्या है कि एक दूसरे के और आवेशों को स्थानांतरित कर देती हैं। देखिए यहाँ पर ये पहले में शुरू में उदासीन थी, उसके बाद देखिए ये एक आवेश यहाँ दे दिया गया नेगेटिव आवेश, तो नेगेटिव आवेश दिया तो यहाँ क्या हुआ, ये वस्तु ये तो ऋणावेशित हो चुकी, ये वस्तु तो, और बी वस्तु क्या होगी, धनावेशित हो गई। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं अपन। अब इसमें देखिए आप जो ये चित्र दे रखा है विद्युत क्षेत्र का। अब विद्युत क्षेत्र में एक ये देखिए एक आवेश इधर है और एक वस्तु है जिसमें आवेश इधर है। अब ये आकर्षण होता है पर आकर्षित करने पर। अब इसमें से एक आवेश इधर जाएगा तो ये क्या है कि एक वस्तु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये वस्तु के अंदर विद्युत पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव आवेश वाला होता है जो एक बाहर की ओर मतलब चारों तरफ, देखिए यहाँ पर चारों तरफ क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है चारों तरफ। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसमें से दूसरी वस्तु से एक आवेश अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, तो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो आकर्षण होता है। तो इसी कारण से वहां पर एक विद्युतीय क्षेत्र उस ए वस्तु है उसके चारों तरफ विद्युत आवेश क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चलो ठीक है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब आप सोचते हो कि विद्युत धारा किस प्रकार से प्रभावित होती है। अब एक तरफ दे रखे हैं अपने पॉजिटिव आवेश दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं नेगेटिव आवेश दे रखे हैं। अब वो है पॉजिटिव आवेश हैं जो नेगेटिव आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे।
जब वो आकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बी वस्तु से ए की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। अब बी से ए की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि विद्युत धारा का एक नियम है, जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होंगे उसके विपरीत दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो आवेश है तो ए से बी की ओर स्थानांतरित हो रहे थे, नहीं सॉरी, जो आवेश है बी से ए की ओर स्थानांतरित हो रहे थे, लेकिन विद्युत धारा है जो ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। अब आगे देखिए आप, अब आगे देखेंगे अपन, विद्युत धारा आवेश प्रवाह है विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। विद्युत धारा है ना जो आवेश प्रवाह होगी उसके विपरीत दिशा में प्रभावित होगी। अब आगे चलते हैं अपन, विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? अब एक सामान्य से डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत धारा क्या होगी? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह जो समय के साथ आवेशों का प्रवाह होता है वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। अब विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा वास्तव में एक ऋण आवेश का प्रवाह होता है, ऋण आवेश का प्रवाह होता है, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रभाव होता है। इस कारण से एक वास्तव में देखें तो एक ये क्या है? ऋण आवेश होता है। अब ये देखिए आप नीचे, अब देखिए ये देखिए एक कंडक्टर दे रखा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, उसमें पॉजिटिव तो अंदर केंद्र की ओर है और उसके चारों तरफ रेडियस है, उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव आवेश है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना जो इस प्रकार से गति करते रहते हैं, चारों तरफ इस प्रकार से गति करते रहे, इसी कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये वास्तव में एक ऋणावेश ही होता है। यह धनावेश से ऋण आवेश की ओर होता है। इस प्रकार से आगे और चलते हैं। अब विद्युत धारा के मात्रक की बात करते हैं। विद्युत धारा की मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यह एक सदिश राशि है। आपने सोचा होगा ये सदिश राशि किस प्रकार है? यह एक सदिश राशि है तो क्योंकि दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये है ना हमेशा पर इसकी एक ही दिशा होती है। ये विद्युत धारा है ना जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रभावित होती है, इसका फिक्स है, तो इसी कारण ये एक सदिश राशि है। अब विद्युत धारा हो चुकी है, अब आगे की ओर चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं, इसमें अपने को दे रखा है विद्युत चालन के दो आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। विद्युत चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे अपन। तो पदार्थों का वर्गीकरण आमतौर पर चालकता के आधार पर तीन प्रकार से होता है। किस किस पे? चालन के आधार पर, विद्युत चालन के आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया अपने को, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो इसमें तीन प्रकार बांटा गया। तो चालक की बात करते हैं। विद्युत चालक कहां संभव होगा? जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको देखिए आप, चालक की बात करते हैं। विद्युत का चालन संभव वहां होगा जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। चालन बैंड और संयोजी बैंड पास पास में होते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो संयोजी बैंड और चालक बैंड का जो गैप होता है ना, एनर्जी गैप, वो बहुत ही कम होता है। इस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं अपन, तो चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सभी है ना विद्युत का चालन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इनमें जो एनर्जी गैप होता है बहुत ही कम होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से संचालित हो जाते हैं। संचालित हो जाएंगे तो विद्युत धारा का भी आसानी से प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे उसके विपरीत दिशा की और विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब बात करते हैं कुचालक की। कुचालक विद्युत का चालन संभव नहीं है। कुचालक की बात करेंगे अपन, तो कुचालक में विद्युत का चालन संभव नहीं है। कुचालक में विद्युत का चालन संभव नहीं है क्योंकि इसमें एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज्यादा होता है। संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच के मध्य की दूरी बहुत ही अधिक होती है, बहुत अधिक होगी। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश स्थानांतरण नहीं होगा, इसी वजह से इसमें चालन होना संभव नहीं है। थोड़ी देर में अपन इनके ग्राफ भी देखेंगे या चित्र भी दिखाएंगे आपको। अब अर्धचालक की बात करते हैं। सामान्य ताप पर
अर्धचालक एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है सामान्यतः पर। अगर इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं अपन तो वह एक चालक की तरह व्यवहार करेगा तथा यह चालन की संभवता है। अब इसमें एग्जांपल्स की तो बात करते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जो डायोड है, ये सभी अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अब इसमें जो डायग्राम देखने वाले हैं, अब इसमें देखिए आप 3 चित्र दे रखे हैं अपन को। तो फर्स्ट वाला दे रखा है अपने को, ये किसका दे रखा है यहाँ पर, चालन। यहाँ पर ये जो पहला है, इसमें देखिए आप एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है। तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो इसके कारण विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, किसका चित्र है ये है कुचालक का। कुचालक का है। अब इससे आगे देखेंगे, इसमें थोड़ी एनर्जी गैप और थोड़ा कम हो गया तो ये किसका हो गया, अर्धचालक का। अर्धचालक का। और इससे आगे देखेंगे तो इसमें पूर्ण रूप से एनर्जी गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई तो आसानी से आवेश स्थानांतरण हो जाएंगे। अगर आसानी से आवेश स्थानांतरण होंगे तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा का भी चालन होना संभव है। जो आराम से विद्युत धारा चालन संभव है, जो आराम से विद्युत धारा चालन हो जाएगा। इसमें ये तीनों एग्जाम्पल देते हैं। कंडक्शन बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी अधिक होने के कारण वो क्या गलत है, कुचालक है। और जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की दूरी, एनर्जी गैप दूरी कम है तो वो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक की। तो उसमें ताप बढ़ाएंगे तो कभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कभी नहीं होगा। ताप बढ़ा लेंगे तो विद्युत धारा का चालन संभव है। जर्मेनियम और सिलिकॉन और डायोड ये सभी अर्धचालक के उदाहरण है। अब बात करेंगे अपन कंडक्टर चालक की बात करेंगे। इसमें एनर्जी गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है। कंडक्शन बैंड और संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे के नजदीक है तो इसमें आवेशों का स्थानांतरण आसानी से हो जाएगा। अगर आवेशों का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है तो इसमें क्या होगा, आवेशों का स्थानांतरण आसानी होगा तो विद्युत धारा का संचालन आसानी से हो पाएगा। अब बात करते हैं अपन अर्धचालक की। ऐसे पदार्थ अर्धचालक हमने पीछे भी देखा है। तो अर्धचालक जिसमें सामान्यतः ताप पर चालन नहीं होता है, उसमें कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका चालन संभव हो पाता है। अब इसमें बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक में कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मुख्यतः क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन। इसमें मुख्यतः सिलिकॉन होता है। अब बात करते हैं अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और वह कई रिक्त घन बन जाता है और अर्धचालक कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है, इसे अर्धचालक कहलाते हैं। अब इसकी बात करते हैं अर्धचालक की। इसमें विद्युत का चालन सामान्य ताप पर चालक व विद्युत रोधी पदार्थों के चालकताओं के मध्य होता है। विद्युत चालकता क्या बोल रहा है, विद्युत चालन सामान्य ताप पर चालक व रोधी पदार्थों के चालकताओं के मध्य होता है। इसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन ऐसे पदार्थ हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर उपयोग में किया जाता है। अर्धचालकों का उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करेंगे अपन, अर्धचालक हो गया। अब आवेश की बात करेंगे अपन। आवेश की बात करेंगे। अब इसमें आवेश पे चार्जेस की बात करेंगे। इसमें दे रखा है अपने को एक परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है उसकी बात करेंगे। अब परमाणु पे पहली बात परमाणु की बात करेंगे अपन। परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु का न्यूक्लियस होता है, उसके रेडियस की बात करेंगे। परमाणु के केंद्र के रेडियस की बात करेंगे। उसके में होता है उसका मान 10⁻⁻15। जो परमाणु है इसका रेडियस दे रखा अपने को। इसमें जो रेडियस दे रखा है इसका ये, तो इसकी रेडियस की बात करेंगे आर की, तो ये होता है 10⁻15 त्रिज्या न्यूक्लियस है इसकी केंद्र की। और इसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, इलेक्ट्रॉन की वो देगा, उसके की बात करें, नाभिक की त्रिज्या की बात करेंगे अपन। तो नाभिक की त्रिज्या की बात करेंगे, वो कितना होता है 10⁻12 मीटर रेडियस होता है। ये बहुत ही छोटी इकाई है जो अपन आंखों से तो नग्न आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे। इसके लिए अपन देखने के लिए कई उपयंत्रों का उपयोग किया जाएगा। इसको आसानी से अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब बात करेंगे अपन आगे इसी प्रकार चलते हैं। इसमें बात करेंगे 10⁻12 की। तो 10⁻12 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00000012 बार लिखेंगे ना तो 12, ये माइनस
तो इतनी बार ये इतनी छोटी संरचना है, इसको अपन कभी भी आंखों से नहीं देख पाएंगे। अब इस प्रकार आगे चलते हैं अपन। अब कूलॉम के नियम पर आते हैं। कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम का नियम, अपन इसमें पहले कूलॉम के नियम के लिए एक चित्र देखेंगे। देखिए आप ये चित्र देखिए, इसमें अपने को दो आवेश दे रखे हैं, Q1 और Q2। दोनों आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है, R दे रखी है। और इसको अब ऊपर से वापस देखते हैं, आपने देख लिया होगा ये। अब देखते हैं, दो स्थिर आवेश हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण और विकर्षण, दोनों आवेशों को मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों के मिलकर मिलने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला बल विकर्षण दोनों अवमात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब इसमें बात करेंगे अपन F की। तो F, इसमें दो आवेशों उनको एक दूसरे के और पास लाएंगे। दोनों आवेश है ना, इसमें ये दे रखे हैं, तो इनको पास पास में लाने के लिए जो बल कार्य करना पड़ेगा अपने को, F बल लगाना पड़ेगा, उसकी बात कर रहा है। जो बल लगाना पड़ेगा तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा अपने को, उसकी बात की जाती है। बल की बात करेंगे तो दोनों आवेशों को पास पास में लाएंगे, दोनों Q1 और Q2, दोनों का गुणनफल है ना, वो बल के समानुपात में होता है, वो अपने द्वारा किया गया कार्य होगा। F Q1 और Q2 के गुणनफल उसके समानुपात में होता है। अब बात करेंगे दूरी की। तो उनकी दूरी है ना, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब इसमें देखिए आप, नीचे चलते अपन। अब जो F दे रखा आपने को, वो Q1 और Q2 के तो समानुपाती है, Q1 और Q2 के तो समान अनुपात में है। और F है ना, व्युत्क्रमानुपात की बात करेंगे तो इनकी दूरी है ना, ये रेडियस है, जो वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में है। अब इसका जो सूत्र हो जाएगा, F बराबर समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो ये समानुपात दे रखा है, इसके एक नियतांक है, नियतांक की वैल्यू है, जो इसमें नियतांक दे रखा है, नियतांक तो नियतांक है, इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, एक बार वापस देखते हैं अपन। इनकी दूरी है ना, वो बल है जो कार्य करना पड़ेगा, वो Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होगा, समानुपात में होगा, और उनकी दूरी है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में होगा। अब आगे चलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे अपन। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर वह स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की बात करें, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक आवेश दे रखा है पॉजिटिव या और एक नेगेटिव आवेश। अब विद्युत क्षेत्र होता है ना, जो पॉजिटिव आवेश होते हैं वो उसको जो विद्युत आवेश पॉजिटिव होता है वो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है तथा बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होता है, और नेगेटिव आवेश होता है उसका अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। पॉजिटिव आवेश का क्या होता है, बाहर की ओर, और नेगेटिव आवेश होता है उसका अंदर की ओर आवेश क्षेत्र होता है। अब विद्युत क्षेत्र की बात, प्रवाह की बात करेंगे। देखिए आप एक जो इलेक्ट्रॉन आयन से, ये देखिए आपके एग्जांपल्स के तौर पे, ये देखिए पॉजिटिव आवेश दे रखा है अपने को, वो क्या है कि बाहर की ओर देखिए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और इसमें देखिए जो नेगेटिव वाला है जो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कर रहा है। अब आगे चलते हैं अपन। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं।
विद्युत क्षेत्र, एक मिनट, विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश को आसपास नजदीक लाएंगे, तो बस नजदीक लाने पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र आपको उत्पन्न होगा तो वो एक दूसरे की ओर आने के लिए आकर्षित जरूर करेंगे। अब इस प्रकार देखेंगे अपन। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे अपन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल को विद्युत आवेश की तीव्रता कहते हैं। विद्युत आवेश की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, ये देखो बिंदु, स्थिर एकांक आवेश धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये देखिए बल है, अब एक दूसरा आवेश हो रहे हैं, क्यों? अभी एक दूसरे की ओर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षित, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ना कि आकर्षित है। अगर ये एक भी नेगेटिव होता तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को आकर्षित ना करके एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें जैसे जैसे अपन Q का मान बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि कूलॉम के नियम में F है वो जो बल है Q1 Q2 के समान अनुपात में होता है। अब इसमें देख रहे हैं जैसे 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 Q की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे, इस Q की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे Q की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे इनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। अपन जितना मान इसमें आवेश का बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ता जाएगा। आपको ये याद रखना है, क्योंकि Q1 Q2 समान अनुपात में होता है F की, जो किया गया कार्य होगा। अब इसमें देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जा रही है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव आवेश है और एक नेगेटिव आवेश है। तो इसमें देखिए विद्युत क्षेत्र है ना, कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इस प्रकार से गति कर रहे हैं। ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इस प्रकार से देखिए बाहर जा रहे हैं, तो इधर से अंदर घुस रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं विद्युत विभव की बात करेंगे अपन। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव बोले तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। किसी धनात्मक विद्युत विभव किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य आवेश Q के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। अब देखिए आपको डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र का विभव कहलाता है। अब विभव की बात कर पा रहे अपन, तो देखिए अब एग्जांपल के तौर पे ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है जिसका आवेश 10 कूलम दे रखा है, और दूसरा आवेश है जिसका पॉजिटिव आवेश Q है। अब ये एक दूसरे की ओर लेके आ रहे हैं अपन इसको, जो अपन को कार्य करना पड़ रहा है। दूसरों को ओर लेके आने पर जो कार्य करना पड़ रहा है अपने को, वो क्या होगा? कार्य किया गया कार्य। तो इनको एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को लेके आएंगे, तो कार्य करना पड़ रहा है, तो उसको कार्य को किस प्रकार से डिनोट करेंगे? विद्युत विभव। विद्युत विभव वो क्या होगा? कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव जो दे रखा है कार्य बटा आवेश, जो इनको जो कार्य करना पड़ता दोनों आवेश को एक दूसरे को, वो विद्युत विभव कहलाता है। अब आगे चलते हैं अपन। ये की अब टॉपिक आया है विभवांतर। दो विभवों का अंतर। दो विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जो अपन ने पहले देखा है, ये देखिए ये चित्र। अभी विभवांतर की बात करें, जो एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा, दोनों को एक दूसरे की ओर लाने के लिए जो कार्य कर रहे थे अपन, उसको क्या बोल रहे थे? विद्युत विभव बोल रहे थे। अब इनको आवेश एक दूसरे को लाएंगे तो उसमें कुछ दूरी रह जाएगी, दोनों के बीच कुछ दूर रह जाती है, तो उस दूरी को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं अपन। दोनों आवेशों के मध्य की जो कुछ दूरी रह जाएगी उसे अपन विभवांतर बोलते हैं। दोनों के विभवांतर, इन्हें विभवों को लाने में किया गया कार्य होता है। अब आगे बात विभवांतर, डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, एक कूलम का धनावेश को विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए गए कार्य को बिंदुओं के मध्य विभवांतर है। विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। मात्रक इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। मात्रक हो गया इसका वोल्ट है, और राशि क्या हो गई? अदिश राशि है। क्योंकि इसमें है ना विद्युत क्षेत्र है ना चारों तरफ ही बन रहा है। आप देख रहे हो इसमें, देखो विद्युत क्षेत्र चारों तरफ ही बन रहा है, तो इस कारण से एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक वोल्ट हो गया। यह अदिश राशि है
अब ये सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं अपन। देखिए ये इस प्रकार से विद्युत आवेश ये देखिए इस प्रकार से हो रहे हैं। अब इसमें एक सर्किट दे रखा है अपने को पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, जो विद्युत आवेश से देखो इस प्रकार से घूमते रहेंगे। अब सिंपल सर्किट की बात करते हैं अपन। साधारण सर्किट की बात करेंगे अपन। तो साधारण सर्किट में क्या होगा, एक बैटरी होगी, एक स्विच होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, और इसमें बस बैटरी के से विद्युत धारा का प्रवाह होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती है। अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, देखिए आप, ये देखिए बैटरी है साधारण सर्किट में, ये देखिए इस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है जो हम देखेंगे। ये देखिए हम लाइट दे रखी है। अब विद्युत सर्किट के भाग की बात करेंगे अपन। अब विद्युत जो अपन आमतौर पर देखते हैं अपन घरों में भी, या फिर विद्युत मोटर में देखते हैं, जनरेटर में देखते हैं, या कहीं भी देखते हैं, कोई एमीटर में देखते हैं, वोल्ट मीटर में देखते हैं, सभी प्रकार के मीटर अपन देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अपने अलग अलग प्रकार के मीटर दिए होते हैं। तो उसमें मीटर दिए होते हैं तो उनको अपन देखते हैं। जो ये साइंस भी एग्जाम के तौर पर मुख्यतः कई बार एग्जाम्स में ये साइंस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो सिंबल्स होते हैं। अब एमीटर की बात करते हैं अपन। जो इसे एमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, एमीटर है जो किसको मापते हैं अपन, विद्युत। इसमें एमीटर होता है, इसमें अपन विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब इसमें अगले दे रखा है वोल्ट मीटर। इसे वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन किया जाता है। एक वोल्टेज से वोल्ट मीटर का मापन किया जाता है। एक दे रखा है डायोड भी दे रखा है। डायोड का सिंबल है, देखिए एक तो सीडीसी, एक गोला है उसमें एक सीडीसी लिखी है, और इस प्रकार से ये देखिए आप। और एक है लाइटिंग एमिटिंग डायोड। लाइटिंग एमिटिंग डायोड है, जब डायोड में ही दो तीर के चिन्ह ऊपर लगा देंगे तो लाइटिंग एमिटिंग डायोड हो जाएगा। अब सेल की बात करते हैं अपन। एक सेल दे रखा है, एक बैटरी दे रखी है। सेल और बैटरी में आपने अंतर तो जानते होंगे। सेल से मिलकर बैटरी बनी होती है। एक से अधिक सेलों, मतलब दो या दो से अधिक सेलों से मिलकर एक बैटरी का निर्माण किया जाता है। तो सेल, इसमें सेल में एक पॉजिटिव आवेश होगा, पॉजिटिव बिंदु होगा, और एक नेगेटिव बिंदु होगा। इसमें एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसमें ये तो दे रखा अपने को, सेल दे रखा है, और बैटरी में एक दे रखा है अपने को। इसमें एक देखिए सेल में ये सेल है तो दो से अधिक, तो दो सेल लगा रखे हैं, उससे बैटरी का निर्माण हो गया है। यहाँ देखिए आप। अब पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे अपन। अब पोटेंशियोमीटर है ना, पोटेंशियोमीटर का सिंबल है एक मात्र ये ब्रैकेट सा दे रखा है, और इसमें एक तिरका चिन्ह है, ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। अब पोटेंशियोमीटर के बाद बढ़ते हैं लाइटिंग डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइटिंग डिपेंडेंट रजिस्टर में भी एक डिब्बा सा है, उसके चारों तरफ गोला है, और लाइटिंग के लिए जी लाइटिंग आ रही है प्रकाश सी, यह है, और इसमें बीच में से एक लाइटिंग डिपेंडेंट रजिस्टर, और एक रजिस्टर दे रखा है। रजिस्टर के लिए सिर्फ एक चौकोर डिब्बा होगा। रजिस्टर के लिए सिर्फ मात्र एक सिंपल डिब्बा है रजिस्टर। और रजिस्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है और एक सामान्य रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या होता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। विद्युत धारा का विरोध करेगा तो जो रजिस्टर होता है, जो आमतौर पर अपन घरों में देखते हैं, पंखा होता है, ये कई प्रकार के उपकरण जिनकी स्पीड कम करनी होती है, या जिसको उनमें अपन विद्युत रजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर होता है जो पंखे में उपयोग करता है, जो जैसे अपन घरों में देखते हैं पंखे की स्पीड कम करने के लिए वेरिएबल रजिस्टर का उपयोग करते हैं। उसमें बिंदु होते हैं 1 2 3 4 5। तो पहला बिंदु होता है, उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। देखिए आपको मैं चित्र बना के बताता हूं एक बार। उसमें एक्चुअली इस प्रकार से होता है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु और 5 बिंदु। 1 2 3 4 और 5। और इसमें जो 1 नंबर का बिंदु दे रखा होता है, इसमें इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, और 2 नंबर का उससे कम होता है, 3 नंबर में उससे कम होता है, 4 में उससे कम होता है, 5 में बिल्कुल नहीं होता। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान कम होता जाता है तो उसमें वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाएगा। वोल्टेज बढ़ेगी तब धारा भी बढ़ेगी, तो उससे आसानी विद्युत धारा का प्रभाव हो जाएगा। और एक दे रखा है थर्मिस्टर दे रखा है। थर्मिस्टर का सिंबल दे रखा है, एक सामान्य से चौकोर से है, तो उसमें एक ऐसे करके इस प्रकार से थर्मिस्टर का सिंबल दे रखा है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। विद्युत धारा में विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे अपन। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे
प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा का जो विरोध करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर पाएंगे। किसी चालक में विद्युत के प्रवाह होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही प्रतिरोध कहा जाता है। परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला व्यवधान, जो कोई धारा प्रवाहित हो रही है उसमें परमाणु वो द्वारा तथा अन्य कारकों द्वारा जो उसके रास्ते में जहां से वो प्रवाहित होगा वहां पर एक विरोध होता है या व्यवधान होता है, उसे अपन प्रतिरोध को बोलते हैं। जिसे एक डायग्राम की सहायता से अपन समझते हैं। ये देखिए डायग्राम दे रखा है अपन ने, इसकी सहायता से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस दे रखा है, एक चालक का चित्र है। इसमें रेजिस्टेंस का मान बिल्कुल लो है। रेजिस्टेंस का मान लो होगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई है। इस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है। अब एक नीचे डायग्राम दे रखा है, इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है लेस रेजिस्टेंस है, बिल्कुल कम है पर रेजिस्टेंस का मान। और जो सेकंड डायग्राम दे रखा है अपने को, उसमें रेजिस्टेंस का मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रखा है। इसमें जो प्रतिरोध का मान है वो बहुत ही उच्च है, तो उच्च है। तो इसमें देखिए यहाँ से रुकावट आ गई, तो रुकावट आ गई तो प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का मान उच्च होने पर विद्युत धारा कम हो जाएगी तथा धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगी, विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाएगा या रुक जाएगा। अधिक रेजिस्टेंस का मान होने पर विद्युत धारा का प्रवाह भी रुक भी सकता है। अब आगे करते हैं। विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। अब ओम्स की बात करते हैं। ओम्स लॉ के अनुसार देखेंगे अपन। मात्रक ओम क्या होगा, मात्रक ओम होगा। अब इसमें आर समानुपाती एल के होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक कंडक्टर दे रखा होता है अपने को। ये इसमें जो इसकी मोटाई है और ये लेंथ है, ये एरिया है। अब इसमें देखिए जो इसका रेजिस्टेंस होता है ना, वो लंबाई के तो समानुपात में होता है। जो इसकी लेंथ है ना, उसकी तो समानुपात में होता है। और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात में होता है। क्या बोला मैंने, लंबाई की तो समानुपात में होगा। और क्षेत्रफल है एरिया है, उसके व्युत्क्रमानुपात में होगा। यह है जो समानुपात में है, समानुपात में है। और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात में है। अब R बराबर रो L अपॉन A, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस की मान हो गया। इसमें L है तार की लंबाई दे रखी है, A है क्रॉस एरिया सेक्शन दे रखा है, और ये प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है सिग्मा से। ये एक नियतांक है। अब आगे देखते हैं। इसमें अपन देख रहे हैं, ये देखिए चित्र दे रखा है। इसमें ये एरिया दे रखा है कंडक्टर का, ये देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। और इसको आई से डिनोट करते हैं अपन। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। अभी विद्युत धारा के बाद अपन देखते हैं एम्पियर। एक एम्पियर की वैल्यू, एक एम्पियर की वैल्यू विद्युत धारा के चालक को द्वारा एक एम्पियर की वैल्यू डिफिनेशन करते हैं। विद्युत धारा वाले चालक तार के प्रति सेकंड के हिसाब से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। कोई कंडक्टर है, बात कर रहे हैं पर, तो इसमें चालक तार दे रखा है अपने को। उसमें से एक सिरे से जो आवेश जाएंगे वो दूसरे सिरे से निकलेंगे। उसका मान है 6.25 × 10⁻18 कूलम, जो एक एम्पियर की परिभाषा दे रखी है। अब ओम के नियम की बात कर रहे हैं अपन। विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। V समानुपाती I, V है जो समानुपात में होगी I के, V समानुपाती I, V समानुपाती I के, धारा वोल्टेज के समानुपात में होगी। ठीक है।
अब इसमें बात करते हैं विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में होगी, 1/R व्युत्क्रमानुपात में होगी। I बराबर V/R होता है, तो V की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो V बराबर IR हो जाएगा, और R बराबर ज्ञात करेंगे तो V/I ज्ञात हो जाएगा, जो होता है V बराबर IR होता है। ओम का नियम से विद्युत धारा की बात करें, I बराबर V/R होता है। V तो वोल्टेज है, ये विभवांतर को याद कर सकते हैं, R रेजिस्टेंस है, I बराबर V/R होता है। अब इसमें V बराबर IR हो गया और R बराबर V/I। इसे किसी भी प्रकार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, धारा की भी ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज की भी ज्ञात कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की भी ज्ञात कर सकते हैं, तीनों की वैल्यू अपन ज्ञात कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं, शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति होती है, मात्रक होता है वॉट होता है, मात्रक वाट होता है। अब पावर स्प्लेंड, अब V वोल्टेज है, यहाँ पर I करंट है। अब शक्ति की बात करें, P बराबर VI होता है। शक्ति वोल्टेज धारा का गुणनफल के बराबर होती है, जो देखिए आप P बराबर VI होती है, P बराबर VI होती है। पोटेंशियल पावर है ना, जो वोल्टेज और धारा के सब बराबर होती है। इसका मात्रक क्या दे रखा है, वाट दे रखा है, मात्रक वोट होता है। P है पावर सप्लाइड, V वोल्टेज है, I करंट की धारा है। अब इसमें P शक्ति का मात्रक होगा, शक्ति हो गया P बराबर VI, इसका मात्रक वाट हो गया। अब एक यूनिट की बात करते हैं अपन, एक यूनिट किसके बराबर होती है, एक यूनिट होते हैं किलोवाट हावर के बराबर होती है, एक यूनिट होती है किलोवाट हावर की। ये देखिए आप, एक यूनिट बराबर kWh के बराबर होती है, ये देखिए आप kWh के बराबर होती है। अब ओम के नियम की बात करते हैं अपन, ओम के नियम का उपयोग कहां होगा। ओम का नियम का उपयोग होगा, पंखे की स्पीड कम या ज्यादा की जा सकती है, पोटेंशियोमीटर तथा इसमें पंखे की जो ओम का नियम तो प्रतिरोध होता है ना, वो ओम के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। जो डीसी मोटर होती हैं उसकी भी स्पीड कम या ज्यादा करेंगे, उसमें भी ओम का नियम लागू होगा। करंट सप्लाई डिपेंड्स ऑन ओम्स लॉ, करंट की सप्लाई है वो भी निर्भर करती है ओम्स लॉ के ऊपर। जो विद्युत धारा की प्रवाह होता है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विद्युत धारा के ऊपर ही निर्भर करेगा। जो होता है पावर सप्लाई की बात कर पा रहे हैं अपन, तो इसमें देखिए आप पंखे की स्पीड की बात कर रहा था यहाँ, तो पंखे की स्पीड की जा सकती है। तो इन डीसी मोटर करंट सप्लाई ओम्स लॉ पे डिपेंड करती है। पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है। अब इस प्रकार हम आगे चलते हैं, पंखे की स्पीड की बात हो चुकी है, जो अपन रजिस्टर होता है उससे कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है चालकता की बात करेंगे अपन, कंडक्टेंस की बात करेंगे अपन। कंडक्टेंस को बोले तो चालकता, प्रतिरोध का तो व्युत्क्रम होता है। आप जानते हैं कि कंडक्टेंस की बात करेंगे अपन तो G बराबर होता है, ये G बराबर होता है 1/R। तो G बराबर होता है 1/R, तो 1 है तो 1 की वैल्यू दे रखी है, 1 का 1 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, ओम हो गया, ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम हो गया। अब इसमें अपन ओम को ऊपर लेके चलेंगे, जैसे ओम को ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये रेजिस्टेंस ऊपर गया तो इनवर्स में हो गया, तो अपन इसको जिसका जो मात्रक है चालकता, इसका मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। इसको किससे डिनोट कर देंगे, MHO। ये मोह को ही, ये है ना ओम को उल्टा कर देंगे तो मोह हो जाएगा। जो मोह किसका मात्रक दे रखा है, चालकता के बाद। अब इसमें इसकी बात करते हैं किसमें, ऐसा मात्रक होता है सीमेन। जो चालकता होती है उसकी ऐसा ही मात्रक होता है सीमेन। कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है सीमेन होता है, और ऐसे साधारण बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है मोह। क्योंकि मोह क्यों होता है, क्योंकि जो प्रतिरोध है उसका ये इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो इनवर्स होगा तो मोह का उल्टा, ओम का उल्टा मोह होता है। इस प्रकार अपन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, विशिष्ट चालकता।
विशिष्ट चालकता की बात करते हैं अपन। प्रतिरोध का यह व्युत्क्रम होता है। ये देखिए आप, विशिष्ट चालकता की बात करेंगे अपन तो विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा बराबर 1/ρ। 1/ρ होती है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा का सिग्मा और रो दे रखा है, तो इसको मात्रक की बात करेंगे तो ओम इनवर्स मल्टीप्लाई मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मल्टीप्लाई मीटर इनवर्स होता है, जो किसका मात्रक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ओम इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर होता है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विशिष्ट चालकता हो चुकी है। अब करेंगे अपन प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं अपन। तो प्रतिरोध के संयोजन किस प्रकार से किया जाता है? प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है? प्रतिरोधों का संयोजन आमतौर पर अपन देखते हैं तो यह दो प्रकार से किया जाता है। पहला है वो श्रेणी क्रम है, दूसरा है वो समानांतर क्रम है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम सीरीज कंबाइनेशन और पैरेलल कंबाइनेशन, सीरीज कंबाइनेशन और पैरेलल कंबाइनेशन, श्रेणी और समानांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम की बात करते हैं। सभी प्रतिरोधों का योग ज्ञात करते हैं के लिए समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। किसी भी जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिया गया है या उनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम उन सभी का जो प्रतिरोध दिया गया है उनको एक दूसरे को जोड़ देंगे, चाहे कितने भी प्रतिरोध दे रखे हो अपने को। श्रेणी क्रम में उन सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे सीधा, तो वह क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखते इसका जो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है एक सूत्र होता है, सूत्र की बोल सकते हैं या आमतौर पर सीधा ही है। तो R बराबर R1, अपन मान ली कितनी भी रेजिस्टेंस दे रखे उनके लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसको डैश 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 Rn तक चल सकते हैं। ये देखिए आप, R बराबर R1 R2 R3 डैश 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 Rn तक चल पाएंगे अपन। ये देखिए इसमें जो 3 प्रतिरोध दे रखे हैं उसके लिए देखिए आप R1 R2 R3 सीधे ही जोड़ देंगे श्रेणी क्रम के लिए। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं अपने को, उसमें अपने को 4 5 कितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए हम उनको जो उनका व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है उन सभी रेजिस्टेंस को होगा, उनको व्युत्क्रमों का योग के बराबर होता है। जिसमें रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 I5 दे रखा है, तो उन सभी प्रतिरोधों को व्युत्क्रम करेंगे अपन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/Rn, जो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं समानांतर क्रम संयोजन के अंदर। इसमें अपन देखेंगे, इसमें देखिए आप, ये देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तथा ये Rn तक चलेगा। अब इसमें श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं अपन, जो श्रेणी क्रम दे रखा है ये देखिए आप, श्रेणी क्रम। इसमें धारा का मान I का मान तो सभी जगह समान होता है, क्योंकि सर्किट में धारा का मान सभी जगह समान होगा। किसमें, धारा का, श्रेणी क्रम में। और वोल्टेज का मान सभी जगह अलग अलग होगा। समझ पा रहे हो आप? जो धारा का मान है ना वो सभी जगह समान होगा, किसमें, श्रेणी क्रम में। और वोल्टेज है ना सभी जगह अलग अलग होगा। अब आगे बात करें समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम की बात करते हैं। समानांतर क्रम में धारा का मान तो सभी जगह समान होगा, धारा का मान सभी जगह अलग अलग होगा और वोल्टेज का मान सभी जगह समान होगा। अब आगे बात करेंगे अपन। अब आपने देखा होगा कि अपने घरों में किस क्रम में संयोजन किया जाता है, समानांतर क्रम में किया जाता है या श्रेणी क्रम में किया जाता है। घरों में अपन देखते हैं, क्योंकि ये संयोजन होता है जो एलिमेंट्स लगाए जाते हैं, फ्रीज कुछ भी, तो वह समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगर श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो वह श्रेणी क्रम में विद्युत धारा की सप्लाई समान होती है, तो वोल्टेज सब में अलग अलग होता है। अब इसमें क्या है कि जो सप्लाई है ना एक परिपथ से वो हो जाती है, तो अगर स्विच को एक को भी ऑफ कर दिया तो सारे इक्विपमेंट्स हैं ऑफ हो जाएंगे, सारे इक्विपमेंट्स ऑफ हो जाएंगे। तो इसमें श्रेणी क्रम में ये ठीक नहीं होता। जो अपने दिवाली पे डेकोरेशन किया जाता है या वो लड़ियां लटकाई जाती हैं, वो श्रेणी क्रम संयोजन में की जाती हैं।
और जो समानांतर क्रम में जो घरों में अपन जो एलिमेंट्स यूज करते हैं उनमें श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। अब आप देखिए श्रेणी क्रम में स्विच ऑन या ऑफ करने में सारी डिवाइस नियंत्रित होती है। इस श्रेणी क्रम में ना स्विच या ऑन या ऑफ करेंगे तो सारी डिवाइस है ना नियंत्रित होती है। श्रेणी क्रम में सभी डिवाइस करंट धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम सभी डिवाइस में एक जैसा करंट का प्रवाह होता है। मैंने बताया कि धारा का मान सभी जगह समान होता है और वोल्टेज का मान सभी जगह अलग अलग होता है। धारा का मान समान होगा तो वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। अब बात कर देंगे अपन अलग। समांतर क्रम डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित की जा सकती है। समानांतर क्रम में इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित भी किया जा सकता है, बल्कि श्रेणी क्रम में इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब समानांतर क्रम में वोल्टेज नियत रहती है। समांतर क्रम में मैंने बताया कि समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान नियत रहता है तथा श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान नियत नहीं रहता है। इस घरों में सभी डिवाइस समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। मैंने बताया कि जो भी अपने घरों में इक्विपमेंट्स होते हैं वो समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। अब अपन बात कर पाए कि जो घरों में इक्विपमेंट्स होते हैं समानांतर क्रम में इसी कारण से लगाए जाते हैं कि समानांतर क्रम में इसी कारण से लगाए जाते हैं कि सभी में वोल्टेज और धारा का मान इसमें आई है, जो धारा है अलग अलग होती है और वोल्टेज समान होता है। इस कारण से हम सभी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको समानांतर क्रम में लगाते हैं ताकि उनमें लोड जो पावर सप्लाई है वो समान प्राप्त हो सके। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज पावर इन करंट? व्हाट इज पावर इन करंट? अब देखिए द रेटेड विशेष इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। अब देखिए घरेलू उपयोग में किलोवाट आवर में व्यक्त करते हैं। जो अपने घरेलू उपकरण होते हैं उनमें किलोवाट आवर्स में उपयोग कर व्यक्त करते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 kWh के बराबर होती है। 1 यूनिट होती है ना वो 1 kWh के बराबर होती है। किलोवाट आवर वोट गुणा एमीटर इंटू घंटा अपॉन 1000 का भाग देंगे। अगर किलोवाट आवर का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वोल्टेज है मल्टीप्लाई एम्पियर है मल्टीप्लाई घंटा है, उसको गुणा करके 1000 का भाग दे देंगे तो वह किलोवाट आवर में बदल जाएगा। जो किलोवाट आवर है तो अगर वाट और घंटा दे रखा है तो दोनों को गुणा करके 1000 का भाग देंगे तो भी किलोवाट आवर का माना जाएगा। KWH का अब देखिए आप KWH तो किलोवाट आवर होता है। एक KWH बराबर किलोवाट आवर होता है जिसमें वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर इंटू घंटा अपन 1000 तथा किलोवाट से ज्ञात करेंगे वाट गुणा घंटा अपन 1000 तथा एमिट इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें अपन एक क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा अपने को, एक बल्ब है, वो बल्ब है जो इसमें दे रखा है 100 वाट 1000 वाट का, जो पता नहीं कितने 4-5 बल्बों में 1000 वाट खर्च कर रहे हैं और वह 3 घंटों के लिए है। 500 वाट है वह 10 घंटों के लिए कर रहे हैं और AC है 1 किलोवाट है 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं और पंखा है जो 100 वाट है जो 5 घंटों के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब इसको हल करेंगे अपन, तो हल करेंगे देखिए आप, तो 100 1000 गुणा 3 मल्टीप्लाई 1000 गुणा 3 तो इसका मान हो जाएगा 3000, इसका मान हो गया 3000 और 500 गुणा 10 ये हो गया 500। 1 किलोवाट इंटू 1 तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000 वाट, तो 1000 गुणा 1 तो ये कितना हो गया 1000 और इधर देखा है 100 पंखा देखा है 100 गुणा 5 तो ये हो गया 500 ये हो गया। अब इन सभी को जोड़ोगे 3000 4000 500 और 500 5000। अब 5000 क्या आ चुका है यहाँ पर वाट की वैल्यू आ गई 5000। अब इसमें 1000 का भाग दे देंगे अपन। अगर इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगी 5 यूनिट वैल्यू आ जाएगी अपने पास। जो 5 यूनिट वैल्यू आई है वो किलोवाट आवर की वैल्यू है। अब आगे बात करेंगे एमीटर की बात करते हैं अपन। एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र। एमीटर की बात करते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र। एमीटर
एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए वाला परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत धारा को एमीटर मापने वाला यंत्र परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तथा एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। V बराबर IR। इसका एमीटर का प्रतिरोध है ना वो 0 होता है। इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब वोल्टमीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र है। तो यह क्या कहते हैं, समांतर क्रम में लगाया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। उसका प्रतिरोध अनंत होता है। परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर होता है ना, उसका प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बोले तो अनंत होता है। अब गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला उपयंत्र है। यह है, इसकी सहायता से 10⁻⁶ एम्पियर तक विद्युत धारा मापा जाता है। ये शंट के उपयोग से इसे एमीटर में बदला जाता है। शंट में लगा के इसे एमीटर में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। अब शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट होता है, ये एक परिपथ दे रखे हैं अपने को, मान लीजिए कोई भी, उसमें एक आगे जाके ये देखिए रेजिस्टेंस लगा रखा है यहाँ पर, और यहाँ से बैटरी सेल हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रभावित होगी तो विद्युत धारा का वहाँ विरोध होगा। तो वहाँ से विद्युत धारा या वोल्टेज कम प्रभावित होगी। तो एक अपन शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक सीधा रास्ता। तो यहाँ से एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, मतलब ये ए से बी की ओर शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई धारा प्रभावित नहीं होगी, यहाँ पर कोई धारा ही नहीं जाएगी, सीधी धारा ना ए से बी की ओर निकल जाएगी। यहाँ पर मैं क्या विरोध तो वैसे ही कर रहा था, यहाँ से कोई धारा प्रभावित नहीं होगी, यह सीधा ए से बी की ओर चली जाएगी। अब सीधी ए से बी की ओर जाएगी तो ये शॉर्ट पाथ अपना लेगी, ए से बी की ओर। तो ए से बी की ओर शॉर्ट पाथ से ये धारा प्रभावित होने लग जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट में ए से बी की ओर सीधी धारा प्रभावित हो जाएगी तथा इसमें प्रतिरोध में धारा प्रभावित नहीं होगी, तथा इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब ओवरलोडिंग की बात करते हैं। ओवरलोडिंग का देखिए शाब्दिक अर्थ पे चल, ओवरलोड यानी ओवरलोड होना, मतलब कोई वायर दे रखा अपने को और उसकी क्षमता है कि वह 50 वोल्टेज प्रभावित कर सकता है, और उसमें अपने 250 वोल्टेज लोड कर दिए तो वो क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। ओवरलोड का मतलब उसमें एसी भी लगा दिया अपने 50 वोल्टेज वायर और उसमें फ्रीज भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, तो वो क्या हो गया, ओवरलोड हो जाएगा। तो उसके कारण उसमें ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग होने के कारण इसमें क्षतिग्रस्त हो सकता है, या फिर किसी भी उपयंत्र है ना वो खराब हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये कोई भी उपयंत्र खराब भी हो सकता है। ये सब इक्विपमेंट दे रखे हैं। अब विद्युत फ्यूज की बात करते हैं। इसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो अपन घरों में उपयोग करते हैं विद्युत फ्यूज, वो है उस किसी भी उपकरण है उसकी सुरक्षा के लिए उपयोग में किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आपको पता है श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं? मान लो यहाँ से कोई ये परिपथ है, यहाँ पर फ्यूज लगा दिया गया है ये, तो यहाँ से आगे ये फ्यूज हट जाएगा ना, तो आगे कोई सप्लाई प्रभावित नहीं होगी, तो इसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट से अपने उपयंत्रों को बचाया जा सकता है। इसका गलनांक कम होता है। इसका जो फ्यूज वायर होता है या फ्यूज होता है, इसका गलनांक बहुत ही निम्न रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ओवरलोड होगा या कोई भी आकस्मिक घटनाएं होगी, आग लगना या कोई भी झटका लगना या कोई भी कारण हो, तो होने के कारण वह उससे अपन बचे पाएंगे। इसमें जो बना होता है वो टिन तथा शीशे से बना हुआ होता है। जो टिन की मात्रा है इसमें 63% होती है और शीशा की मात्रा इसमें 37% होती है। इन दोनों धातुओं के उपयोग से विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं।
विद्युत फ्यूज एक मिश्र धातु से बना हुआ है। अब आपने समझा है कि ये श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसको श्रेणी क्रम में उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें जो आगे उपयंत्र लगे होते हैं वो सुरक्षा से बच सके, क्योंकि पूरा जो वो सर्किट दे रखा है वो ओपन हो जाए। अब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में आपका क्या विचार है? ट्रांसफार्मर के बारे में जो अपने घरों के बाहर आमतौर पर देते हैं, जो उसको अपन डीपी बोलते हैं, वो क्या काम में आता है? वो एक्चुअली क्या काम आता है, जो वोल्टेज होता है ना उसको, ये है ना वोल्टेज या प्रतिवर्ती धारा में, इसको उच्च से निम्न, निम्न से उच्च करता है। वोल्टेज को उच्च से निम्न, निम्न से उच्च करता है, क्योंकि अल्टरनेटर करंट होता है ना उसको निम्न से उच्च, उच्च से निम्न करता है। क्योंकि जो जो बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं जहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है या वहाँ से इनको ट्रांसफर किया जाता है, वहाँ भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को निम्न, निम्न से उच्च, उच्च से निम्न किया जा सकता है। वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एक ही उपयोग होता है, वोल्टेज को निम्न से उच्च, उच्च से निम्न करना। अब अल्टरनेटर एसी का अर्थ होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव का करंट का अल्टरनेटिव बोले तो लगातार धारा का प्रवाह होना। अल्टरनेटिव करंट का होता है लगातार धारा का प्रवाह होना, इसी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अब बेसिक आमतौर पर हम देखें तो धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी होती हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी होती हैं डायरेक्ट करंट। तो एसी होती हैं तो उसमें इसमें जो ग्राफ होता है ना वो इस समय के साथ बदलता रहता है। ये देखिए आप, ये समय के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, ये टाइम टी समय के साथ बदलता रहता है। इसमें हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज होती है। वोल्टेज की बात करें 220, तो भारत में मानक माप है 220। और अब डीसी की बात करते हैं, ये होता है डायरेक्ट करंट। ये क्या होता है कि एक ये मान लीजिए तो इसमें ये सीधा लगातार चलता रहता है इस प्रकार से। ये देखिए डायग्राम में दिखा रहा है, यह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में डीसी एसी को डीसी में बदलता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं मैक्सिमम है ना, जो एसी धारा है उसको डीसी में बदल के उपयोग में लेते हैं। जैसे अपना फोन का चार्जर होता है, टीवी होता है, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है छोटा सा जो होता है, तथा उस वह क्या करता है कि वोल्टेज एसी को डीसी में बदल देता है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं जो हमेशा डीसी में काम में लेते हैं। ये डायरेक्ट करंट होता है। और एसी की बात कर चुके हैं अपन, तो इसमें 220 वोल्टेज प्रभावित होती है, 50 हर्ट्ज है। अब देते हैं एसी डायनेमो या जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जनरेटर का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसका उपयोग करेंगे, जनरेटर का उपयोग करेंगे अपन। जो देखिए ये दे रखा है ना हमने, ये कोयल दे रखी है, ये एन से एन पोल दे रखा है, ये एस पोल दे रखा है। तो एन है ना उसको इस प्रकार से घुमाएगा, एस पोल इसको इस प्रकार से घुमाएगा। इसमें कोयल दे ही रखी है तो ये इस प्रकार से चलता जाएगा, ये इस प्रकार से। ये देखिए और अंदर का डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये एन पोल दे रखा है, ये एस पोल दे रखा है। ये देखिए आप, ये चुंबक दे रखी है, ये एक दूसरे को एन तो एस की ओर करेगा, इसको एस एन की ओर। तो ये इस प्रकार से कैलकुलेट होते ऐसे स्पीड में चलने लगी जाएगा। अब विद्युत मोटर की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना वाला यंत्र विद्युत मोटर कहलाता है। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा है ना यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये देखिए उसमें भी इसी तरह काम करता है। तो एन है ना वो एस की ओर धकेलता है और एस एन की ओर, ये इस प्रकार से चलता रहता है। अभी देखिए डायग्राम, विद्युत मोटर का डायग्राम दे रखा है। अपन एक बार वापस से इसको रिवीजन करते हैं। अपन एमीटर, विद्युत धारा को एमीटर मापने वाला यंत्र परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और ये आदर्श वोल्टमीटर के शून्य होता है। वोल्टमीटर में इसमें समानांतर क्रम में लगाते हैं, प्रतिरोध अनंत होता है। और गैल्वेमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। ये एमीटर में बदला जा सकता है, 10⁻6 मीटर एम्पीयर तक धारा को मापा जाता है। अब शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट सीधा शॉर्ट माध्यमों पर आता है। और विद्युत फ्यूज की बात करते हैं, टिन तथा शीशा से बना होता है, 37 से
80 से 30 यह है मिश्र धातु जो टिन तथा शीशा से बना हुआ है 63 से 37% होता है। और ट्रांसफार्मर एसी को धारा होते प्रत्येक दर उस उच्च से निम्न, निम्न से उच्च में बदलता है। और एसी होते हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। एसी में 50 भारत में स्टैंडर्ड ब्यूरो के अनुसार 50 हर्ट्ज होता है और वोल्टेज 220 होती है। और डीसी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार से हम विद्युत स्थिर विद्युत की टॉपिक है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आप इसको क्रैश कोर्स मान सकते हैं या फिर एक फुल कोर्स मान सकते हैं, क्योंकि अपने सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। ये क्या है कि अपने जो नोट्स तैयार किए हैं ना वो डिजिटल रूप से, पूर्ण रूप से डिजिटल है, क्योंकि इसमें अपने कलरफुल चित्रों का उपयोग किया है ताकि आप आसानी से समझ पाओ। और इसमें अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जो विद्युत धारा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अपन उसको क्वेश्चंस कॉल कर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन लेके आएंगे। हम अगले लेक्चर में उन्हीं कॉल करने वाले हैं, जिससे अपन इन जो स्टडी मटेरियल पढ़ा है उसको आराम से रिवीजन भी कर पाएंगे और उससे अपना कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो है जो इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। इसी प्रकार आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, राम राम साहब।